मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। पेट्रोल सब्सिडी योजना सहित कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राज्य में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले संख्या अधिक। पिछले 24 घंटे में 3,898 ने महामारी को दी मात। रांची जिले में रातू बना 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला प्रखंड। और राज्य भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी। रांची में रात का पारा 7.5 डिग्री तक पहुंचा, बढ़ी कनकनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक के दौरान राज्य रहित में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल सब्सिडी योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ 26 जनवरी से होना है। इसे लेकर एक विशेष ऐप तैयार किया गया है। मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री इस ऐप को लॉन्च करेंगे। इसी ऐप के जरिए लाभुक पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,82,970 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,88,157 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,82,970 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,88,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 18,31,000 हो गई है। रिकवरी दर थोड़ी सी घटी है, 93.88%। इधर झारखंड में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। पिछले 24 घंटे में 3,898 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी। हालांकि इस दौरान 2,514 नए मामले भी दर्ज किए गए। इस अवधि में 4 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में 28,586 सक्रिय मामले रह गए हैं। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,58,88,47,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वेरिएंट के मामले कल के मुकाबले 0.97%। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रांची जिला में अलग पहचान बनाए हुए है, चाहे वह शिशु मातृ टीकाकरण हो या जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू का प्रदर्शन जिले में अव्वल रहा है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में रातू प्रखंड पूरे रांची जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला प्रखंड बन गया है। नोडल ऑफिसर प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिशंकर बारिक कहते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रयास का ही नतीजा है कि आज हम लोग 100% लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। वैक्सीनेशन के प्रति हम लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं कि 100% वैक्सीनेशन कैसे हो। हर गांव कस्बे लोगों को, प्रखंड के जितने भी लोग हैं, बाहर से भी लोग आए हैं, उन लोगों को वैक्सीनेट कराने के लिए मैं दिन भर मॉनिटरिंग करता रहता हूं। जहां जरूरत पड़ता है वहां जाता भी हूं। और ये हम लोग का कोशिश है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेट 100% करने के लिए लगातार प्रयास का ही सफलता से मिला है। रातू प्रखंड की कार्यक्रम प्रबंधक वैशाली कृष्णा कहती है कि हमारी टीकाकरण टीम के सामूहिक प्रयास से ही यह सब संभव हो पाया है। जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग पूरे जिले में 100% से ऊपर कर चुके हैं कोविड वैक्सीनेशन।
और हम लोग अभी 18+, 15+, ये सब में भी अन्य ब्लॉक से, अन्य प्रखंडों से आगे हैं। ये सब हमारे सारे स्वास्थ्यकर्ता, हमारी ANM, CHOs, हमारे स्वास्थ्य प्रशिक्षक, हमारे डॉक्टर्स, इन लोगों के मेहनत से कोल्ड चेन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू में कुल 60 ANM है। इन स्वास्थ्य कर्मियों ने सहिया दीदियों की मदद से गांव-गांव में टीकाकरण अभियान को एक नया मुकाम दिया। यहाँ का जो कोविड का जो टीकाकरण चल रहा है बहुत फर्स्ट क्लास है और अच्छा है, और हम लोग अव्वल भी है। अमूमन देश में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के प्रति लोगों का नजरिया काफी नकारात्मक रहता है, मगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू जैसे कई ऐसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं जो सरकार के कई स्वास्थ्य अभियानों को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच खासकर 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में विशेष कैंप का आयोजन कर किशोरों को टीकाकरण से आच्छादित किया जा रहा है। कोडरमा जिले में किशोरों के टीकाकरण को लेकर 17 जनवरी से टीका महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 15 से 18 वर्ष वर्ग के किशोरों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई जा रही है। आलम यह है कि टीका महाअभियान के महज 2 दिनों में तकरीबन 12,000 से ज्यादा किशोरों को कोरोना का सुरक्षित टीका लगाया जा चुका है। देखिए, कोडरमा जिले में उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार कोविड के टीकाकरण को लेकर पिछले हफ्ते हम लोगों ने टीका महोत्सव मनाया और इस हफ्ते हम लोग टीका का महाअभियान मना रहे हैं। इस क्रम में सभी विद्यालयों में प्राइवेट एवं सरकारी टीकाकरण के केंद्र बनाए गए हैं। सभी स्कूल्स के प्रधानाध्यापक महोदयों के साथ सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के MOICs, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव BDOs, COs सभी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और सभी लोग फील्ड पर सभी स्कूलों में निरंतरता के साथ, एक्टिवनेस के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। टीकाकरण को लेकर खासकर स्कूली छात्राओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। शारीरिक दूरी के साथ मास्क पहनकर स्कूली छात्राएं टीकाकरण के लिए स्कूल पहुंच रही हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैं टीका लेने आई हूं, टीका का वेट कर रही हूं, लाइन में भी हूं और मैं टीका हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ले। हम लोग का सुरक्षित के लिए आया है टीका, हम लोग को लेने चाहिए हमेशा। कितना जरूरी है, किस चीज से बचाव हो पाएगा? हम लोग का कोरोना से बचाव होगा। कितना इंतजार कर, कितना सुरक्षित है टीका? मेरे घर में सब ले लिए। टीका महाअभियान के तहत बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं अपने स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ आकर कोरोना का सुरक्षित टीका लगा रही हैं और दूसरी छात्राओं को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। अनीसा कुमारी, हम टीका ले चुके हैं, अच्छा लग रहा है, ले लिए हैं। लेना बहुत ज़रूरी है और टीका लेने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोरोना और ORS से बचा सकते हैं। मैं और मेरे मम्मी पापा सारी को टीका ले चुके थे और सिर्फ हम बचे हुए थे तो हम भी ले लिया। टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत होने के साथ स्कूलों में टीकाकरण के लिए कैंप लगाए जाने से वैक्सीनेशन का आंकड़ा दिन प्रतिदिन उम्मीदों से बेहतर हो रहा है। अब तक जिले में तकरीबन 25,000 किशोरों को टीकाकरण से आच्छादित किया जा चुका है, जहां 17 जनवरी से पहले किशोरों के टीकाकरण में कोडरमा जिला राज्य में 17वें स्थान पर था। वहीं इन 2 दिनों में कोडरमा टॉप 3 में शामिल हो गया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के टीकाकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि देश में किशोरों के टीकाकरण में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत राह दिखा रहा है, ये उत्साहवर्धक खबर है। आइए इस गति को बनाए रखें। टीकाकरण और कोविड-19 संबंधी मानकों का पालन करना आवश्यक है। हम सब मिलकर इस महामारी से मुकाबला करें। किशोर किशोरियों के टीकाकरण का आंकड़ा 50% से अधिक हो जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट संदेश के जरिए कहा है कि टीकाकरण अभियान के लिए यह बड़ा दिन है। कोविड टीके दिए गए,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों को कोविड टीके की कुल 3,70,32,672 खुराक दी गई हैं। देश में 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों की 50% से अधिक आबादी ने कल तक टीके की पहली खुराक ले ली है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए बड़ा दिन। 15 से 18 आयु वर्ग के हमारे 50% से अधिक युवाओं को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। बहुत खूब मेरे युवा मित्रों, टीकाकरण के प्रति आपका उत्साह शेष भारत को प्रेरणा दे रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने कोविड टीका महा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए धनबाद जिले को रजत, कांस्य और 2 संताना पुरस्कार से नवाजा है। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि कोविड टीका महा अभियान के दूसरे सप्ताह में बाघमारा को रजत, निरसा को कांस्य और धनबाद सदर को संताना पुरस्कार दिया गया है। अभी पढ़ चुका 45 और अगर पिछले 1-1.5 महीने भी देखें तो औसतन डेली 160-70 से लेके 200 तक सेशन साइट्स प्लान करके औसतन 15 से 18-20 हज़ार लोगों को डेली वैक्सीनेशन दे रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जितने भी फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज से छूटे हुए लोग हैं उनको तुरंत हम लोग कवर करते हुए 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेट करें। 15 से 18 एज ग्रुप के या जो बूस्टर डोज लगने हैं उनके जो योग्य लाभुक हैं उनको तुरंत वैक्सीन्स दी जाएं। और उसी कड़ी में जो टीका महाअभियान चल रहा था उसमें प्रथम और द्वितीय सप्ताह में धनबाद जिले के 4 प्रखंड या क्षेत्र ऐसे हैं, बाघमारा, निरसा, धनबाद सदर और एक और है, जहाँ के हम लोगों को वैक्सीनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए राज्य के अन्य जिलों के साथ जब असेसमेंट किया गया तो उसमें 4 पुरस्कार धनबाद जिले को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर धनबाद जिले में उपायुक्त संदीप सिंह ने ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि धनबाद कोहिनूर मैदान स्थित स्ट्रांग रूम में एक ईवीएम का जायजा लिया गया। त्रैमासिक इंस्पेक्शन ईवीएम जहाँ पर मशीन्स रखी हैं, वीवीपैट हैं, सीयू हैं, वीयू हैं, उनका सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की उपस्थिति में आज निरीक्षण भी था। उसको लॉक वगैरह खोल के वापस एक बार सभी को अंदर जो मशीन्स रखी हैं उनको दिखाया गया है और वापस फिर से जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं उनके आलोक में सील किया गया है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। रांची का न्यूनतम तापमान कल 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 22 जनवरी से राज्य का मौसम फिर करवट लेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और 23 जनवरी को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग सीरीज के अंतर्गत 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों का श्रृंखला का पहला मैच आज पार्ड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दिन के 2 बजे शुरू होगा। टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद अब दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें भारतीय टीम की नजर टेस्ट में मिली हार का बदला लेने पर होगी। सीरीज का पहला मुकाबला 19 जनवरी को पार्ल बॉलैंड पार्क के मैदान पर खेला जाएगा। रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है। वहीं जसप्रीत बुमराह उप कप्तान की भूमिका में खेलेंगे। बुधवार को जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो विराट कोहली अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार कप्तान नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरेंगे। अब यह देखने वाली बात होगी कि वह इस रोल में खुद को कैसे स्थापित कर पाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग के लिए कप्तान केएल राहुल और शिखर धवन का मैदान पर उतरना तय है। वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं, जबकि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। वहीं नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैचों का इतिहास देखें तो दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी है। दोनों देशों के बीच अभी तक कुल 84 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 35 मुकाबले जीते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 46 मुकाबलों में फतह हासिल की है और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। भारतीय टीम ने पिछली बार 2018 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था और 6 मैचों की सीरीज में 5-1 से जीत दर्ज की थी। यह दक्षिण अफ्रीका में एक दिवसीय श्रृंखला में भारत की पहली जीत थी। इससे पहले खेले गए टेस्ट सीरीज में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टीम अब वनडे श्रृंखला पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। टीम की चाहत होगी कि वह इस प्रारूप में मेजबान टीम को बुरी तरह से रौंद कर टेस्ट प्रारूप में मिली हार का बदला चुकता करे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। माईगोव इंडिया और नमो ऐप के जरिए साझा करने का अनुरोध किया है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ये 85वीं कड़ी होगी। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड भी कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस्ड कॉल दे करके या फिर प्राप्त लिंक का अनुसरण करते हुए SMS संदेश भी भेजे जा सकते हैं अपने सुझाव देने के लिए। इनमें से रिकॉर्ड कराए गए कुछ संदेश मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और पार्टी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने अर्पणा यादव को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अर्पणा यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित है। इसमें और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कल अपने कार्यालय वेस्म में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए एक एक कर विभिन्न प्रखंडों से आए सभी फरियादियों की समस्याओं से वे अवगत हुए और उनके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। कोडरमा जिले में लगभग 50% किशोर किशोरियों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। जिले के उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका अवश्य लगवाएं और खुद को एवं अपने परिजनों को इस वायरस से बचाएं। लातेहार जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान का उपायुक्त ने जायजा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने सदर अस्पताल के समीप राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भवन में चल रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया एवं दुकानदारों को भी टीका के प्रति जागरूक करते हुए टीका लेने की अपील की। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरे राज्य में चलाए गए महाटीकाकरण अभियान के द्वितीय सप्ताह में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ सदर को गोल्ड रैंक से नवाजा गया है। यहां 8 वर्ष से अधिक आयु के सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। कोडरमा जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर RT-PCR जांच में 21 और एंटीजन जांच में 5 समेत कुल 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस अवधि में कुल 14 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 349 है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कल वर्चुअल माध्यम से राज्य में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में अन्य पार्टी नेताओं के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी RPN सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान सदस्यता अभियान को गति देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। टेक्निकल छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नए प्रभारी कुलपति डॉक्टर विजय पांडे से मुलाकात की और पौधे देकर उनका स्वागत किया। कुलपति ने इन पौधों को विश्वविद्यालय परिसर में लगाया। इस मौके पर प्रभारी कुलपति ने पौधों को छात्रों की तरह देखरेख करने का आश्वासन दिया।
लोहरदगा जिले के भंडा क्षेत्र के धाना मुंजी गांव की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। खूंटी जिले के बाजार टाड़ स्थित क्षेत्र में खाद्य सामग्रियों के थोक विक्रेता रामचंद्र साह उर्फ रामा साव कोई गोदाम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने कई सामानों का सैंपल एकत्र किया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के ग्राम जामचुआ में पुलिस ने करीब 3 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की फसल को नष्ट किया है। इस अभियान का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक अंकिता ने किया। अभियान में थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी, पुलिस अवर निरीक्षक राजीव कुमार, सुनील कुमार मंडल और बोयस मंडू भी शामिल थे। रांची के अरगोड़ा निवासी मदन सिंह और रीना सिंह के पुत्र शुभम राज को अमेजन कंपनी में 1.15 करोड़ का पैकेज मिला है। उन्हें बर्लिन ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। 2021 में श्री शुभम राज का चयन विश्व स्तरीय प्रतियोगिता गूगल समर ऑफ कोड के लिए भी किया गया था। आज एनडीआरएफ का स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल को बधाई दी है। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव और राहत उपायों में सबसे आगे हैं। एनडीआरएफ का साहस और व्यावसायिकता बेहद प्रेरक है। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने आगे ट्वीट किया, आपदा प्रबंधन सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है। एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के अलावा जहां आपदा प्रबंधन दल आपदाओं के बाद की स्थिति को कम करते हैं, हमें आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के बारे में भी सोचना होगा और इस विषय में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के रूप में एक प्रयास की शुरुआत की है। हम अपनी एनडीआरएफ टीमों के कौशल को और तेज करने पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम किसी भी चुनौती के दौरान अधिकतम जीवन और संपत्ति को बचाएं। हौसला अगर बुलंद हो तो पहाड़ों का सीना चीर कर भी नदी बहाई जा सकती है। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के हथिया पाथर गांव के युवा किसान आशीष कुमार मंडल ने ऐसा ही कर दिखाया है। अपने बुलंद हौसलों और कड़ी मेहनत से इन्होंने बंजर जमीन पर हरियाली बिखेर दी है। ये हैं दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के हथिया पाथर गांव के आशीष कुमार मंडल। इन्होंने करीब 1.5 एकड़ बंजर जमीन पर बहुआयामी बागवानी की है। ये वैसे युवाओं और किसानों के लिए एक सीख है जिन्होंने सरकार की बागवानी जैसी अति महत्वाकांक्षी योजनाएं तो ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे पर निर्भर रहे, लिहाजा उन्हें ऐसी योजनाओं का स्थायी लाभ नहीं मिला। किसान को आप जो पैसा जो भी सरकार से इन्वेस्ट होता है, पैसा होता है, जागरूक करके उनको मेरे द्वारा यहाँ जो हम जैसे हमको प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरों को भी ऐसे प्रॉफिट मिल सके, इसलिए किसान को जागरूक कर रहे। आशीष मंडल ने अपनी कड़ी मेहनत और सरकार की अति महत्वाकांक्षी बागवानी योजना से अपनी तकदीर बदली है। उन्होंने आम, कटहल, अमरूद आदि फलदार पौधों के साथ साथ बेशकीमती इमारती लकड़ी, इलायची, लौंग, तेजपत्ता आदि के कई पौधे लगाए हैं। वे इन पौधों के बीच सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी विशेष करके आम का जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करा गया था वो किस्म था आम्रपली का, और मैंने कुछ और विभिन्न प्रकार का जैसे है मालदा, बम्बईया, ये सब का भी कुछ पौधा आम का लगाए हैं। और फर्नीचर में सागवान लगाए हैं और गमार लगाए हैं, क्या बोलते सोना झोरी का भी, और कटहल भी है, और विभिन्न प्रकार जैसे कलम किया हुआ हम कोई नर्सरी से लेके आए हैं, जैसे हो गया लौंग, इलायची, दालचीनी, आंवला, बेल, बेर। आशीष ने बागवानी योजना से खुद को तो आर्थिक रूप से सशक्त बनाया ही है, वे अपने यहाँ मनरेगा के तहत हर दिन 4 से 5 मजदूरों को काम भी दे रहे हैं और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में लगे हैं। सरकार से योजना मिला था, ये मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी का योजना है। इसमें सरकार मनरेगा मजदूर देते हैं और घर से हम लोग भी मेहनत करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको फ्यूचर में आने वाले दिन में और वर्तमान में भी
कुछ हमको फसल से फायदा मिल रहा है। बहरहाल आशीष मंडल जैसे युवा समाज को राह दिखा रहे हैं। वे दूसरे लाभुकों और किसानों को भी सरकारी योजनाओं का सही लाभ लेने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने, ईमानदारी से मेहनत करने और धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग के बारे में। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रख्यात समाज सुधारक और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर की। उनका देहांत 19 जनवरी 1905 को हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को अपनाया और ब्रह्म समाज में इनका प्रसार किया। देवेंद्रनाथ का जन्म 15 मई 1817 को कलकत्ता के एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता द्वारकानाथ ठाकुर उद्योगपति थे। देवेंद्रनाथ को युवावस्था में ही दूसरों से अलग रहने की भावना विकसित हो गई थी और 30 वर्ष का होने तक वे आध्यात्मिक सत्य की खोज में अधिक समय व्यतीत करने लगे थे। बाद में तो जैसे वे उसी पथ के राही बन गए। देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की, जो दार्शनिक जिज्ञासा के माध्यम से आदि धर्म और उपनिषदों की शिक्षा को प्रोत्साहन देती थी। इसके लिए देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी पत्रिका भी आरंभ की। उस पत्रिका में ब्रह्म धर्म के औचित्य पर लेख होते थे। उसमें आस्तिकतावाद के साथ साथ महिला शिक्षा, विधवा विवाह का भी प्रचार प्रसार किया जाता था। पत्रिका में बहुविवाह प्रथा की निंदा भी की जाती थी। 21 दिसंबर 1843 से देवेंद्रनाथ ने समाज को आध्यात्मिक समुदाय में बदल दिया, जो प्रार्थना के लिए नियमित रूप से एकत्र होता था। देवेंद्रनाथ ने 1848 में उपनिषदों के चुनिंदा अंशों पर आधारित पुस्तक ब्रह्म धर्म प्रकाशित की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। पेट्रोल सब्सिडी योजना सहित कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राज्य में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक। पिछले 24 घंटे में 3,898 ने ली महामारी को मात। रांची जिले में रातू बना 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला प्रखंड। और राज्य भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी। रांची में रात का पारा 7.5 डिग्री तक पहुंचा, बढ़ी कनकनी। नमस्कार दोस्तों, सुर और सिनेमा के आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम चित्रहार में आप सभी का